MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे नेपाल में तख्ता पलट, भारत पर कितना असर। भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल जल रहा है। काठमांडू की सड़कों पर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन आज जारी रहा। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हजारों नेपाली नागरिक सोमवार को नेपाल की सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन फिर यह आंदोलन सरकार विरोधी बन गया। इस प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। पीएम ओली को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा है। आप जानते हैं कि एक एक करके उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और फिर मजबूर होकर पीएम और राष्ट्रपति दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल सरकार ने पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन आज सवाल गंभीर है। ओली की जगह किसको कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं आंदोलनकारी? आपको बताऊंगी कि किसका नाम आगे कर रहे हैं आंदोलनकारी। क्या नेपाल में युवा आंदोलन की वजह से तख्ता पलट हुआ है या फिर चीन की वजह से नेपाल जल रहा है? नेपाल में इस तख्ता पलट से भारत पर असर क्या होगा, इसकी भी बात करूंगी। आज इन सब पर करूंगी बात, लेकिन सबसे पहले जो एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है नेपाल से, वो आपको बता देती हूं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर किस तरह हमला किया है प्रदर्शनकारियों ने, उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी की हत्या कर दी गई है। झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। झालानाथ खनल की पत्नी की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नेपाल में पूर्व पीएम को की पत्नी पर हमला कर दिया, जिंदा जला दी गया, इनकी मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो पूर्व पीएम झालानाथ खनल की ये पत्नी है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन इस वक्त नेपाल में क्या हो रहा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? ये सरासर इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये उपद्रवियों का तांडव है। जिंदा जला दिया गया पूर्व पीएम की पत्नी को, और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। वहां सेना क्या ये कर पाएगी, क्योंकि सरकार अब है नहीं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार नहीं है। ऐसे में क्या सेना इस पर अंकुश लगा पाएगी? ये डराने वाली तस्वीरें। पूर्व पीएम झालानाथ की घर पर हमला किया और उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। उनकी पत्नी की मौत हो गई है। और आपने सुबह से देखा कैसे एक एक करके मंत्रियों को निशाना बनाया, पीएम के आवास पर आग लगा दी, संसद में आगजनी कर रहे हैं। और अब पत्नी की मौत की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें जिंदा जला दिया है, बुरी तरह से अमेरिका को पीटा था। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, नेपाल के पूर्व पीएम को सेना ने बताया। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, प्रदर्शनकारियों के चंगुल से इन्हें सेना ने छुड़ाया। जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी, जरा इसे फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों ने इन्हें घेर लिया, लहूलुहान कर दिया। पीएम पूर्व पीएम है ये नेपाल के, लहूलुहान कर दिया। इन्हें मारने पर उतारू थे, सेना ने किसी तरह इन्हें बचाया है। ये तस्वीर देखिए इनकी, कपड़े फाड़ दिए, कपड़ों पर खून लगा है, इन्हें मारने पर उतारू थे। आप पीड़ा देखिए इनके चेहरे की। ये प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देउबा को मारने के लिए आए थे क्या? इन्हें जूतों की माला पहना रहा है एक प्रदर्शनकारी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें घेर लिया, इसके बाद इन्हें इनके खून के प्यासे नजर आ रहे थे। देखिए एक व्यक्ति तो वीडियो भी बना रहा है। इन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा था, लहूलुहान कर दिया। सेना वहां पहुंच गई और इन्हें समय रहते बचा लिया, वरना क्या पता था इनके साथ क्या हो जाता। जो एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला सकते हैं, वो दूसरे पूर्व पीएम के साथ क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता है। क्या
ये पूरी की पूरी भीड़ हिंसक हो गई है। इसे रोकने के लिए इस वक्त वहां पर सेना क्या कर रही है, जरा सोचिए। इस पर बहुत गंभीरता से वहां पर सेना को काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल की स्थिति नजर आती है। ये सिर्फ तस्वीर एक नहीं है, मैं आपको आज की वो तस्वीर दिखाती हूं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारी देश की संसद को आग के हवाले कर दे, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर तांडव मचाने पहुंच जाए। देश की, नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो आपकी आग की लपटें देख रहे हैं, भीड़ वहां पहुंच गई और संसद को आग के हवाले कर दिया। अगर यह स्थिति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार गायब है और वहां नियंत्रण खो बैठे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आग की लपटें देख रहे हैं, ये पूर्व पीएम केपी ओली के आवास की है। केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब उनके घर पर भीड़ पहुंची और उसे आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीर देखिए जरा। पूरे के पूरे घर को लपटों से घेर लिया है। केपी ओली के घर पर आगजनी की है और ये ऊपर की तस्वीर जो आप एरियल शॉट देख रहे हैं, धुआं और आग का गुबार, ये तस्वीर आप देख रहे हैं केपी ओली के घर की। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर नेपाल में कैसे तस्वीर बदल गई, उसकी आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूं। नेपाली पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पहली बार नेपाल की संसद पर आक्रमण हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नेपाल में कई जगहों पर सेना ने कमान संभाल ली है। वहां आपने देखा प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम को भी सेना नहीं बचाया। नेपाल में पेट्रोल पंप्स, उन पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, पुलिस के नियंत्रण में है वो। नेपाल में आर्मी के कंट्रोल में सभी अस्पताल हैं। आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा है और आर्मी चीफ ने कहा था कि हम नियंत्रण तभी लेंगे जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल में सिर्फ जो ग्रोसरी के स्टोर्स हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और जो मेडिकल दवाएं स्टोर्स हैं वो चल रहे हैं। हिंसा के बीच नेपाल के जो सभी मार्केट हैं, सभी बाजार हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। हिंसा के बीच नेपाल के सभी पेट्रोल पंप भी बंद है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने उन पर नियंत्रण ले लिया है। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज चल भी नहीं सकते हैं। नेपाल की संसद भवन में आज जो तोड़फोड़ आगजनी हुई, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर को भी जला दिया गया और राष्ट्रपति आवास के बाहर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी ही वहां से भाग गए। पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर को फूंक दिया गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जिससे आपको हालात का अंदाजा होगा। पुलिसकर्मी भी भाग रहे हैं अपनी पोस्ट छोड़कर। जरा तस्वीर आप देखिए जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये देखिए, जो पुलिसकर्मियों से बंदूकें छीन ली और उसके बाद उन बंदूकों को लहरा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। ये प्रदर्शनकारी इन्हें हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए जरा, ये प्रदर्शनकारी हाथ में इन बंदूकों को लेकर, अब ये कितना खतरनाक है कि जो प्रदर्शनकारी पुलिस से राइफल और पिस्तौल लूट रहे हैं, उसके बाद इन्हें लहराते हुए शहर में घूम रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आज नेपाल से सामने आई है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेहद डराने वाली है। नेपाल में इससे पहले सरकारें बदली हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर नहीं देखी है। आपको बता रही हूं कि नेपाल में इससे पहले कई बार सरकारें बदली हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा नेपाल ने कभी नहीं देखी। 240 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हो गई थी और इसके बाद जो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है वो बना। अब तक 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं नेपाल में। अलग अलग प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तस्वीरें हमने यहां पर लगाई हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। प्रधानमंत्री बदलते गए लेकिन स्थिरता नहीं आई। जब से राजा नेपाल के गए, कोई भी पीएम अपना कार्यकाल यहां पूरा नहीं कर पाया है। इतने साल में राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की एक होड़ रही है और शांति बनाए रखने में सियासी दल बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। नेपाल में जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी हालत बुरी है। नेपाल में चीन का प्रभाव इन सालों में लगातार बढ़ता गया है और इसीलिए
आज ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो हिंसा आपने देखी है उसके पीछे क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ है। मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी, लेकिन एक तस्वीर आपको और जल्दी से दिखाती हूं कि कैसे सेना का जो एक हेलीकॉप्टर है वो आज दिखे। ये कहा जा रहा है केपी ओली क्या देश छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हेलीकॉप्टर की हवा में मंडराते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और इनमें से कई ऐसे थे जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, वो बाकायदा उतरकर सुरक्षा दे रहे थे। सेना के हेलीकॉप्टर आज प्रधानमंत्री आवास के ऊपर लगातार घूम रहे थे और पूछा जा रहा है कि क्या, ये देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो आर्मी के लोग हैं, वो निकल रहे हैं यहाँ से, सिक्योरिटी कवर दिया, लेकिन क्या इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर में फरार भी हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। सवाल ये पूछा जा रहा है, अगर नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागे हैं तो ये पहला पड़ोसी मुल्क नहीं है भारत का जहां ऐसा हुआ है। इससे पहले आपने बांग्लादेश में शेख हसीना को भागते देखा है, आपने श्रीलंका में भी यही देखा है। आखिर तख्ता पलट भारत के पड़ोसी राज्यों में कौन करा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। श्रीलंका में राजपक्षे को भागना पड़ा, बांग्लादेश में भी शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी और नेपाल में केपी ओली ने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश की ये तस्वीरें याद है आपको, बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी 2022 की तस्वीरें याद कीजिए, आर्थिक संकट को लेकर युवाओं ने हल्ला बोल दिया था। और वहीं अब नेपाल में युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और देश की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तीनों ही देशों में आंदोलन का चेहरा बने देश के युवा। याद कीजिए कि श्रीलंका में कैसे राष्ट्रपति के घर में घुसकर लोगों ने जश्न मनाया, वहीं बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के आवास पर भीड़ घुसी और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब नेपाल में संसद को आग के हवाले कर दिया और प्रधानमंत्री केपी ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, 3 अलग अलग देश, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का जिम्मेदार कौन? क्या तीनों जगह युवा आंदोलन के पीछे क्या विदेशी हाथ रहा? और सवाल यह भी कि नेपाल में क्या चीन वर्सेस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है? 3 देशों की राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की राजनीतिक स्थिरता की प्रशंसा हो रही है, लेकिन इसी बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों की राजनीतिक अस्थिरता में भारत पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पर असर क्या पड़ेगा? इस नेपाल में हो रही हिंसा के पीछे क्या कोई विदेशी हाथ है? 3 सितंबर को चीन ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया, दुनिया के 26 देशों के नेता उसमें शामिल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी चीन पहुंचे थे। जिनपिंग संग ओली की तस्वीरें भी सुर्खियों में थी और चीन का प्रभाव नेपाल में पिछले कई सालों में लगातार बढ़ा है। अब इन तस्वीरों के महज 5 दिन के बाद नेपाल जल उठा कुछ इस तरह से। अब सरकार ने अचानक फेसबुक समेत जो 26 अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर बैन लगा दिया। ओली के इसी फैसले से युवा पीढ़ी भड़क गई। पूरे नेपाल में आगजनी पर खूब बवाल मचा, आपने वो तस्वीरें देखी। अब अमेरिका को अगर नुकसान होगा, क्योंकि इनमें ज्यादातर अमेरिकी ऐप्स थी, तो इससे चीन की चांदी होगी, ये जाहिर है। 26 अमेरिकी ऐप्स नेपाल में बैन हुई थी। चीन का टिकटॉक लगातार चलता रहा था। अमेरिकी ऐप्स तो बैन हुई, लेकिन चीन का टिकटॉक यहां चल रहा था। 26 अमेरिकी ऐप्स बैन से अमेरिका को नुकसान होगा। नेपाल में अशांति का फायदा सीधे सीधे क्या चीन को मिलेगा? लेकिन चीन का यहां पर भारी इन्वेस्टमेंट भी है। सवाल यह है, इसीलिए आज अपने मेहमानों से पूछूंगी कि क्या इस अस्थिरता के पीछे अमेरिका का भी हाथ है, जैसा कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं। इसके बारे में पूछूंगी कि क्या कोई और है जो हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड है, क्योंकि अगर चीन का वर्चस्व कम होता है तो किसे फायदा होता है? सीधे सीधे अमेरिका को। मैं एक बार बताऊं कि मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर समर पालतू,
हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट वैभव सिंह जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देवेश झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नेपाल से सीधे जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले देवेश जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं। नेपाल में इस वक्त स्थिति क्या है सर? आप वहां मौजूद हैं, यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं। एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, शेर बहादुर देवबा को किस तरह से लहूलुहान कर दिया। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो जेन जी पुस्ता का आंदोलन जिसको आप देख रहे हैं, तो इसमें 15 साल से 28 साल के बच्चे इसमें थे, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये उम्र जो होता है वो भावनात्मक रूप से एक्सट्रीम एग्रेशन का उम्र होता है। ये प्रेम करते हैं तो एग्रेसिवली करते हैं, घृणा करते हैं तो एग्रेसिवली करते हैं। जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी इवन आपको कोई भी बड़ी घटना अगर देश में परिवर्तन की हुई है कहीं भी, खास करके अगर नेपाल की भी आप देखें तो पिछले दिनों का भी जो परिवर्तन सब हुआ है वो लगभग इसी उम्र के बच्चों ने किया है। अब यहाँ क्या था, एक कि लोगों में जो नाराजगी थी, यहाँ जो असंतोष था, जो आपको भ्रष्टाचार की चरम सीमा और रोजगार के अभाव में हर एक परिवार के कोई न कोई लोग विदेश में जाके रोजगार करने को मजबूर, और हमारे नेताओं का विलासितापूर्ण जीवन और उनके बच्चों का विदेश में मौज मस्ती करता हुआ वीडियो, कोई वाइन पी रहा है, कोई याच में घूम रहा है। अब ये सब, और उतना ही नहीं, यहाँ काठमांडू में बड़े बड़े महल, करोड़ों की गाड़ियां। अब एक ओर तो ये हो रहा था, दूसरी ओर अब ये जो नया पुस्ता है, ये जो जेनजी पुस्ता है, ये अपना भड़ास, अपने नाराजगी निकालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करता था। और उसके साथ साथ क्या था कि कुछ बच्चे जो हैं वो यूट्यूब, फेसबुक वगैरह से अपना कुछ अर्निंग भी कर रहे थे, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो ये जो पहले की जो नाराजगी थी वो एक बारूद का ढेर बना हुआ था, और पलिता में आग लगने की घटना हो गई ये सोशल मीडिया का बैन। तो इस कारण से ये हिंसा भड़की, और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। कल सरकार ने गोली चला करके उसमें बेहिसाब बच्चों को गोली मार दिया, तो बहुत से बच्चे मारे गए। तो ये भड़क गया पूरा का पूरा। भड़क जाने के बाद स्थिति क्या हुई है, आज इसमें हम बहुत सारा विश्लेषण कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन है क्या कि ये जो जनरेशन है, ये एक बार अगर बेकाबू हो जाए तो इसे यूं ही किसी अपील करके, किसी नेता या किसी चाहे वो कितना भी लोकप्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, वो कोई अपील करके इसको वापस कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और आज स्थिति वही है। प्रधानमंत्री तक का त्यागपत्र हो चुका है, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दिया गया है, और राष्ट्रपति को सेना ने रेस्क्यू करके, सेना का एक आपको शिवपुरी एक जगह है जहां सेना का एजुकेशन कैंप चलता है, वहां राष्ट्रपति को सुरक्षित रखा गया है जी। तो स्थिति यह है कि सेना की ओर से बार बार अपील आ रही है, और उसके बावजूद ये मामला थम नहीं रहा है। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए आपका जो इनपुट है, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, तो मैं आपका जो इनपुट नेपाल से आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार वैभव जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कल ये प्रदर्शन की कॉल दी गई और 24 घंटे के अंदर सरकार ही गिर गई। एक एक करके मंत्री गायब, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू किया। केपी ओली मजबूर हो गए कि वो इस्तीफा दें। अब वो देश में है, वहां से चले गए हैं, ये अभी तक इसको लेकर डिटेल सामने नहीं आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ युवा आंदोलन है? देखिए, 2020 में मैं नेपाल गया था, और उस समय भी जब नेपाल की सड़कों में, काठमांडू में और पोखरा में और बाकी जिलों में अगर जब आप ट्रेवल करते थे, तो आप किसी भी जिले में चले जाइए नेपाल के, वहां पे एक चीज कॉमन थी, एक चीज के ऊपर वहां पे नेपाल में एक मत थे लोग कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम करप्ट है। और हर इंसान ये बोलता था कि यार इससे अच्छी तो राजशाही थी। और ये कंपैरिजन आपको अगर आप वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आज भी आ रही हैं, वहां पे युवा जो बात कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, वो बार बार क्या कह रही है, ये वही बात कह रहे हैं जो 2020 में वहां पे सड़कों पे हो रही थी कि इससे अच्छी तो राजशाही थी। अब ये जो सेंटिमेंट है, ये क्यों बना? ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। ये ऐप, आप मान लीजिए कि अगर आपने 16 ऐप को बैन किया तो उससे वो एक चिंगारी हो सकती है जिसने इस आग को लगाया है, लेकिन वो जो आग सुलग रही थी, वो आग बहुत लंबे समय से सुलग रही थी। और अगर पिछले 15 साल में अगर वहां पे 14 प्रधानमंत्री, 10 साल में अगर 14 प्रधानमंत्री अगर बदले गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने चरम पे था। अगर आपको मैं एक दो उदाहरण दे दूं कि
केपी शर्मा ओली के विरोध में, उनके भ्रष्टाचार के विरोध में, उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कई बार, और किसी भी एक ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया उन्होंने आज तक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवमानना की, लेकिन अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बना के रखा उनके पदों पे। उसके बाद आप आ जाइए कि ये जो सारा का सारा आंदोलन है, देखिए हमने बांग्लादेश में भी देखा, श्रीलंका में भी देखा, ये बाहरी हाथ तो होता है, लेकिन अगर आप एक बांग्लादेश का उदाहरण आप हटा दीजिए, हमको पता है बांग्लादेश में डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, जो विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि यूक्रेन वॉर की क्वीन कही जाती है, जो आर्किटेक्ट है उस पूरे वॉर की, उनको रिपोर्टिंग करते थे, उन्होंने जो है वो वहां पे कू कराया शेख हसीना के खिलाफ। बाकी अगर आप देशों में देखें तो जो सरकारें हैं जिनके अंदर परिवर्तन आया है, वो सरकारें कौन सी हैं? वो सरकारें वो हैं जो किसी तीसरे देश का गेम अपने देश में किसी दूसरे देश के खिलाफ खेलने का प्रयास कर रहे थे। आप केपी शर्मा ओली की बात कर लीजिए, लिपू लेक को लेकर के हो, काला पानी को लेकर के हो, वो बार बार भारत के साथ विवादों में पड़ना चाह रहे थे, नेपाल की जनता को भारत के विरोध में करना चाह रहे थे। और आपके यहाँ पे नेपाल की जो मीडियन एज है वो 25 साल है, यानी कि 50% युवा जो है वो 25 साल या उससे नीचे का है। अगर आप उसको उम्मीद नहीं देंगे, अगर आप उसको जॉब्स नहीं देंगे, और 25% आपकी जीडीपी का जो साइज है वो रेमिटेंसेस पे चलता है, यानी कि जो नेपाल के लोग गल्फ में, भारत में, अन्य देशों में जो नौकरी करते हैं, वो जो अपने घर पे पैसा भेजते हैं, ये 25% नेपाल की जीडीपी में अगर वो कंट्रीब्यूट करता है। और वो लोग अपने जो परिवार वाले हैं, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे गल्फ में हो, चाहे अलग अलग देशों में हो, उनसे बात करने के लिए, उनसे संपर्क में रहने के लिए जिन सोशल मीडिया एप्स का यूज करते हैं, उनको आप बैन कर देते हैं। तो एक तो आप उनको रोटी नहीं दे सकते, उसके बाद आप उनको इज्जत नहीं देते, और उसके बाद आप उन पर यह तानाशाही करते हैं कि हम तुमको बात भी नहीं करने देंगे। तो ये होना तय था। और सर ये जो देखिए, मेरा बड़ा एक क्लियर इंटरेस्ट है ये जानने में, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से जीडी बख्शी सर को जरा स्क्रीन पर लीजिए, मैं जरा एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। सर, हमने देखा है कि हमने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे हमने इसी तरह की तस्वीर बांग्लादेश से देखी है, अब नेपाल से देख रहे हैं, एक राजनीतिक अस्थिरता भारत के इर्द गिर्द है। अब सवाल मेरा सर ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? बार बार ये पूछा जा रहा है, क्या इंटरनेशनल पावर्स आर एट प्ले? क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें यहां खेल के लिए जिम्मेदार? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को अगर आप एक हैंडल दें जी, एक मौका दें कि वो अपनी टांग अड़ाएं, तो वो टांग अड़ाएंगे जरूर, ठीक है। और एग्जैक्टली वो उन्होंने किया है ना। बात ऐसी थी कि हम लोग कब से वार्न कर रहे थे, जो भी मेरे दोस्त यार नेपाल में थे, जो मेरे फौजी फ्रेंड्स थे, वो कब से बोल रहे थे कि साहब यहाँ गदर बम फटने वाला है। ये मोदी, ये जो ओली सरकार है, ये इतनी करप्ट है, ये इससे ज़्यादा अनपॉपुलर सरकार हमने नहीं देखी। घूसखोरी, हर चीज़ के लिए पैसे, नंबर 1। जो प्रजातंत्र की प्रणाली वहाँ बनी थी, उसका प्रॉब्लम ये थी कि ऑपोजिशन थी ही नहीं। ऑपोजिशन जाके वो हमेशा हम तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, हमको भी मंत्री पद चाहिए, तो फिर किसके पास लोग अपना रोना पिटना लेके जाएं? मीडिया कोई डिफंक्ट, ठीक है। और नियोपॉटिज्म, करप्शन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 60% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे यूथ के अंदर। ज़्यादातर लोग बेचारे बच्चे छोड़ के नेपाल को जा रहे हैं दुबई, जापान, भारत नौकरी करने। और 25% जैसे बताया अभी कि इकोनॉमी रिमिटेंसेस से जीडीपी आ रहा है नेपाल का, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया का सवाल था, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आग तो जल रही थी, उबल रही थी अंदर, एक धमाका होना था। और जहां इन्होंने 24 की 24 सोशल मीडिया एप्स बैन करी, वो जो बेचारे अपने भाई बहन से फ्री की बात व्हाट्सएप पे कर रहे थे, फ्री की बात कर रहे थे साहब मैसेंजर पे और बाकी एप्स के ऊपर फ्री बात कर रहे थे। अब बोला साहब इंटरनेशनल रोमिंग पे करो, सारा ई कॉमर्स इस पे चल रहा था। आप जानती है कि अब बच्चे बड़े सैवी हो गए हैं, उनको पिज्ज़ा भी मंगाना है तो वो व्हाट्सएप पे मंगाएंगे। वो आप बंद करेंगे
धमाका तो होना था। इट वाज दी सर स्पार्क। जो इसका टाइमिंग भी है उस पर भी ये बहुत हमने चर्चाएं हो रही है कि केपी ओली वहां चीन जाते हैं, जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, उसके 5 दिन बाद आकर जो अमेरिकी एप्स हैं, क्योंकि चीनी जो टिकटॉक है उस पर तो ब्रेक लगाया नहीं, लेकिन जो अमेरिकी एप्स है उन पर किस तरह से ब्रेक लगा दिया ये भी कहा जा रहा है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ सर। नेपाल में डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई है। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या की गई, यानी कि कल 20 लोगों की मौत हुई। डीएसपी जिन्होंने आदेश दिया कि गोली चलाई जाए, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार डाला। अब आप जरा सोचिए कि इससे पहले खबर आई पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दी, और अब यह खबर आ रही है कि जिन डीएसपी ने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, तो चलाइए जरा। जिन डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया उनको ही पीट कर मार डाला है, क्योंकि इन्होंने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके चलते 20 लोगों की जान चली गई। देखिए जरा गुस्सा कैसे निकाल रहे हैं। इसे कौन सही कहेगा? ये तो एक तरह का वहशीपना है कि आप इस तरह से एक व्यक्ति को मार दें और उसके बाद लाठी डंडों से अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हैं। ये देखिए जरा क्या तस्वीर आई है। ये वो डीएसपी है जिन्होंने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन क्या ये आदेश डीएसपी का होगा? भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। डीएसपी को पीट कर मार डाला गया, उनका दम निकल गया। ये वो हैं जिन्होंने कल हिंसा के दौरान गोली चलाने के लिए आदेश दिए थे। तो ये तस्वीर मैं आपको बता रही हूं। इस बीच जरा मैं एक बार ये एक और खबर आ रही है वो जरा बताऊं कि दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 दिनों से वहां पर हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसके बीच नेपाल की सरकार गिर गई है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रही हूं। ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो भारत का जो बॉर्डर लगता है नेपाल से, वो भी हाई अलर्ट पर है इस वक्त, और इसी वजह से क्योंकि वहां एक हिंसा हम देख रहे हैं पूरे नेपाल में, तो बॉर्डर इलाके को अलर्ट पर रखा गया। आनंद जी, एक बार आपके पास आ रही हूं। ये जो नेपाल में हो रहा है, इसके बाद कई बहुत शर्मनाक से बयान भी आ रहे हैं। कुछ राजनेताओं ने भी ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो देखकर बहुत शर्मनाक हैं, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री को दौड़ाने की एक तस्वीर आई है वहां से। वो जरा तस्वीर चलाइए जिसमें वित्त मंत्री को वहां दौड़ा कर पीटा गया है। इस तस्वीर को कुछ नेता लोग टैग कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। बहुत शर्मनाक है ये। मुझे लगता है आज के समय में तो हमें ये चर्चा करनी चाहिए। ये देखिए, ये तस्वीर है वो, ये वित्त मंत्री भाग रहे हैं नेपाल के और उन्हें किस तरह से पीट रही है वहां की भीड़। ये तस्वीर सामने आई। अब हमें तो इस बात पर शायद इस बात के बारे में मंथन करना चाहिए कि भारत में एक राजनीतिक स्थिरता है पिछले कई सालों से। हमारे आसपास जो देश हैं वहां हम एक राजनीतिक अस्थिरता देख रहे हैं। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देश छोड़कर भागते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की विषय हो सकता है क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में हमें इस बात को लेकर गर्व होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ। बिल्कुल, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई एक दिन में नहीं आई। इसको भारत ने और भारत की जनता ने अर्न किया है, और इसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन जो नेताओं जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, ना ही वो भारत की उस महान परंपरा को समझ रहे हैं जो स्थायित्व को लेकर इतने समय से संघर्ष करने के बाद 75 वर्ष से आजाद हुई है। तो खैर, मैं इनकी बात नहीं करूंगा। इन लोगों को शर्म ही नहीं आनी चाहिए। इनको तो तत्काल प्रभाव से उस प्रकार के ट्वीट को डिलीट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी बातें कर भी रहे हैं। मैं एक और बात अभी आपके सारे विशेषज्ञों को सुन रहा था, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि जो श्रीलंका में हुआ जैसा आपने बताया, और जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, ये तीनों तरह जो जेन जी एक नाम दे दिया गया कल से, पता नहीं जेन जी कितने लोग समझते होंगे, कितने लोग नहीं समझते होंगे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये तीनों, अगर आप देखें, तीनों जो विद्रोह कहें या जिस प्रकार से जनता सड़कों पे आई है, उसमें एक समानता है। ये तीनों आंदोलन, सुचरिता जी, फेसलेस हैं। इन आंदोलनों का कोई फेस नहीं है।
ये सारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे स्वतः स्फूर्त हो। और मैं इसको तो ये स्प्रिंग से, अरब स्प्रिंग से जोड़कर देखता हूं, मैं इजिप्ट की घटना से जोड़कर देखता हूं, मैं बांग्लादेश की घटना और श्रीलंका की घटना से जोड़कर देखता हूं, और सभी जगह ये देखता हूं कि क्या विद्रोह होने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या आज श्रीलंका में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आज बांग्लादेश में यूनुस आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया? बांग्लादेश एकदम मतलब जिसको कहते हैं सोने की चिड़िया बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी सुचिंतित रणनीति है। ठीक अभी कह रहे थे जनरल जीडी बख्शी साहब की, अगर आप फटा हुआ दोगे तो टांग अड़ाएंगे लोग, लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल कुछ ऐसी ताकतें हैं जो फटा हुआ ढूंढ रही होती हैं। आप देखिए एससीओ समिट के बाद जब चीन और भारत की नजदीकी सामने, तो ऐसा क्या हो गया नेपाल में कि 5-7 दिनों के बाद ही अगर रिश्ते बेहतर होने लगे तो आपने एक फ्रंट इधर खोल दिया? इसका बहुत भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, चीन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये सबको पता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन को इस अपराइजिंग से या इस विद्रोह से किसी प्रकार का कोई फायदा होगा, यहाँ नुकसान ही होगा। उनके इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, चीन तो इन्वेस्टर है, भारत तो स्टेक होल्डर है। भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो स्टेक होल्डर्स के रिश्ते हैं। दोनों में बहुत, हम बिहार के बॉर्डर पर जाइए, अभी वहां इतनी सिक्योरिटी तेज कर दी गई है, सारे लोगों की जांच पड़ताल हो रही है, और वहां तो बेटी रोटी का रिश्ता है, ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना मतलब आंदोलन जो हुआ है उसकी तात्कालिक वजह से भ्रष्टाचार और बैन और ये सब हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। Exactly, जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना इसी की बात कर रही हूँ, और उसी से जुड़ी हुई है हमारी अगली खबर। उसके बाद मेजर टूर में आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत कैलकुलेटिवली मैं बार बार ये पूछ भी रही हूँ कि क्या ये एक दिन का आंदोलन इस तरह उग्र हो सकता है कि वो सरकार को हटाने पर उतारू हो जाए और सरकार को मजबूरन सरेंडर करना पड़े। अब मैं आपको बताती हूं क्या खबर आ रही है काठमांडू से और नेपाल से। बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग उठ रही है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कौन है बालेंद्र शाह? बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। नेपाली युवा कर रहे हैं पीएम बनाने की मांग। अब आप बांग्लादेश को याद करिए, बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में जब इस तरह की अस्थिरता दिखी, वहां पर प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, शेख हसीना छोड़ गई देश, उसके बाद मोहम्मद यूनुस का नाम आया। अब यहां पर नाम आ रहा है बालेंद्र शाह का, इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए नाम आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूं बालेंद्र शाह कौन है। बालेंद्र शाह कौन है? काठमांडू के मेयर है बालेंद्र शाह। इसी के साथ काठमांडू से निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां से जीते भी। आंदोलन का केंद्र बन गए हैं ये बालेंद्र शाह। आंदोलनकारियों के नेता बताए जाते हैं और युवाओं के बीच ये बहुत लोकप्रिय हैं। अब यही युवा कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाइए। युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है बालेंद्र। जीवन शैली, रहन सहन से युवा बहुत प्रभावित है उनसे। अब टाइम मैगजीन, आप जो पीछे देख रहे हैं, टाइम मैगजीन की सूची में जो सबसे प्रभावशाली 100 लोग हैं उस सूची में इनका नाम शामिल किया गया। टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में टाइम मैगजीन ने बालेंद्र शाह को रखा। जो द न्यूयॉर्क टाइम्स है वो भी इनकी बहुत तारीफ करती है। कई लेख छपे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब सिविल इंजीनियर से उन्होंने करियर की शुरुआत की है और रैपर के रूप में भी उन्होंने किस्मत आजमाई। आज वो युवाओं के नेता बन गए हैं और अब युवा कह रहे हैं इन्हें बनाइए प्रधानमंत्री। अब मैं जरा मेजर टूर आपके पास आ रही हूं। क्या बालेंद्र शाह को लेकर अब चर्चाएं हो रही है? मुझे तो बिल्कुल वो घटनाक्रम याद आ रहा है, शेख हसीना गई हैं, यहाँ हो गया मोहम्मद यूनुस आ जाइए। अब ये भी बहुत अमेरिका के करीबी हैं बालेंद्र शाह। अब इनका नाम आ रहा है कि इन्हें बनाइए पीएम नेपाल में। अब सुचारिता जी, मैं थोड़ा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगा दर्शकों को। पहली चीज तो जब ओली सरकार आई थी वो प्रो चाइना थी, जो इंडिया के हित में नहीं था। और फिर आप समय देखें कि पहले मतलब बांग्लादेश की सरकार गिरी पिछले साल 30 अगस्त को, अभी पिछले हफ्ते अमेरिकन सर्विंग स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की डेड बॉडी मिली है ढाका में, और उसके कमरे से स्केचेस, मैप्स, लैपटॉप, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। उसके कमरे में 2 बॉक्सेस मिले जिसके अंदर 1 से अधिक लैपटॉप पाए गए।
बेसिकली ये अमेरिकन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट थी बांग्लादेश में, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ओली गवर्नमेंट का जो पक्ष था चीन की ओर और प्रो चाइना का स्टांस, वो अमेरिकन डीप स्टेट को बहुत ही दिक्कत पहुंचा रहा था, क्योंकि अमेरिका यहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट अपने बंदे यहां पे प्लांट करे। और ये इंडिया से शुरुआत हुई थी पिछले साल 2024 में, जब इलेक्शन का समय था। तो मैं दर्शकों को बताऊंगा कि वो आर्टिकल्स चेक करें ऑनलाइन, जब पीडीपी, एनसीपी और बाकी अपोजिशन पार्टीज को मिलने के लिए अमेरिकन एम्बेसी से अमेरिकन स्टाफ और जो डिप्लोमेट्स हैं वो निकले थे, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन और लीडर्स को मिले थे, और कांग्रेस से रिलेटेड जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं अलग अलग पार्टीज के, उनसे मुलाकात की थी। तो ये अमेरिकन डीप स्टेट का नेक्सस तब से शुरू है। इंडिया में नाकाम 400 पार का हमें शॉर्ट लग रहा था, वो विक्टिम बना अमेरिकन डीप स्टेट का, जो 400 पार का जो हमारा टारगेट था। उसके बाद बांग्लादेश हुआ, और अब जब पता था अमेरिका को कि चीन के प्रो है नेपाल यहाँ पे, बालिन जो रैपर है वो वैसे ही जो पूरी जो युवा है नेपाल की उसमें पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वो रैपर थे और कॉन्स्टेंटली वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे दिखाई देते थे, और उनके फैंस और जो उनके फैंस की जो कमिटीज थी, उनके लीडरों ने ये कोऑर्डिनेटेड किया है प्रोटेस्ट। और यहां पे नेपाल सरकार ने कहां पे गलती की जी? उन्होंने जो बैन, अगर ये सरकार आज बैन नहीं उठाती तो ये प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते, ऐसी बातें नहीं। देखिए, अभी तक राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में रही है, लेकिन कभी कोई प्रधानमंत्री के लिए ये नौबत नहीं आई कि वो देश छोड़कर भागे। ये भी नौबत नहीं आई है जिस तरह से एक पूर्व प्रधानमंत्री देवबा जी को आज पीट के अधमरा कर दिया, लहू लुहान कर दिया। हमने शेर बहादुर देवबा को देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है। अब सोचिए जरा आज क्या हालत कर दी। ये नौबत आज तक नहीं आई है, तो ये बहुत डराने वाली है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही नेपाल से मेरे पास, नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करने वाले हैं। अब कुछ देर बाद वो देश को संबोधित करेंगे, यानी नेपाल को संबोधित करेंगे, और वो क्या बात कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज दिन में भी उन्होंने ये कहा था कि हम तब तक टेक ओवर नहीं करेंगे जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा ना दे दें। ये उनका संदेश केपी ओली को था। केपी ओली ने इस्तीफा दिया है, तब सेना ने हालात संभाले हैं, और अब वो थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे। तो नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। मैंने आपको बताया कि पिछले 17 सालों में जब से राजशाही खत्म हुई है, कैसे बार बार सरकारें बदली हैं। अब इस बार सेना अध्यक्ष क्या ऐलान करते हैं जरा देखना होगा। ये भीड़ देखिए, ये वो युवा हैं जो कल से सड़कों पर उतरे और इन्होंने सरकार को अपदस्थ करा दिया है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति भी चले गए हैं। अब नेपाल में सत्ता किसके हाथों में होगी ये फैसला होना है। अभी तो सेना के हाथों में है, और सेना अध्यक्ष थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। एक बार वैभव जी मैं आपसे पूछूं, जो एक बड़ा कैलकुलेटिवली जिस तरह से हम कह रहे हैं, पहले काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद यह भी कहा गया कि देखिए इस प्रदर्शन में बहुत से हिंसक एलिमेंट्स भी आ गए हैं, तो आप प्रदर्शन को यहीं रोकिए। लेकिन ये प्रदर्शन लगातार चलता रहा, और आज आप देखिए जिस तरह से ये एक पूर्व पीएम की पत्नी को मार डालते हैं जिंदा जलाकर, एक पूर्व पीएम को अधमरा कर देते हैं लहू लुहान। ये सिर्फ देश के युवा हैं, इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैभव जी बिल्कुल, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में कुछ इस तरह के जो शरारती तत्व होते हैं वो घुसते हैं, वो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। आप अभी जो आप बात कर रही थी, देखिए भारत में भी ये करने का प्रयास किया गया था जब लाल किले पर चढ़ करके भारत का झंडा उतार लिया गया था, और उस दिन भी अगर आपको याद हो तो पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, और उसके वीडियो जो है वो आपके चैनल ने चलाए भी थे कि किस तरह से पुलिस वाले मार खा रहे थे। उस समय भी जो योजना थी जो डीप स्टेट की, अमेरिकन डीप स्टेट की, वो ये थी कि किसी भी तरीके से सरकार जो है वो गोली चला दे और कुछ लाशें गिर जाएं, क्योंकि और उसके पीछे का जो मंतव्य था वो मंतव्य भी यही था पुलिस वालों को मारने के लिए कि अगर हम इनको मारेंगे तो आत्मरक्षा में अगर ये गोली चलाएंगे तो लाशें गिरेंगी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और
फिर उन लाशों को लेकर के हम लाल किले से सीधा संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन सरकार ने उस समय, भारत की सरकार ने सूझबूझ दिखाई और उन्होंने पुलिस वालों के हाथ में जो उनका ऑलरेडी जो इशूड वेपन होता है वो तक नहीं दिया, सिर्फ डंडे देकर भेजा था, जिसको लेकर के बहुत सारे जो भारत में भी बहुत सारे लोग थे उसका विरोध कर रहे थे कि भाई आपने पुलिस वालों को डंडा देकर क्यों भेजा। उस दिन दिल्ली पुलिस से किसी भी अधिकारी के हाथ में, किसी भी पुलिस वाले कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के हाथ में बंदूक नहीं थी, सिर्फ लाठी और डंडे थे। तो उसका कारण ये था कि भारत की सरकार को ये पता था कि कहीं ना कहीं ये खेल कहां से और किस तरीके से चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार ने उसे सूझबूझ दिखाई। लेकिन नेपाल में गलती क्या हुई, नेपाल में और बांग्लादेश दोनों जगह जो गलती हुई है वो ये हुई कि आपने उसके ऊपर वो फायर खोल दिया। अच्छा, जब भी कोई भीड़ किसी भी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी फौजी के ऊपर जब हावी होती है तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जवाब में जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है वो अपनी रक्षा के लिए गोली चलाता है कि भाई अपनी जान बचाओ, जो कि कानूनन उसका अधिकार भी है, वो चला सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो उसका जो नुकसान होता है वो बहुत दूरगामी होता है और फिर उसका नतीजा जो है जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ इस तरह से निकलता है। दूसरी बात, अभी जो बात चल रही थी आर्मी चीफ की नेपाल के, देखिए नेपाल के आर्मी चीफ को भी पीएम ओली ने कहा था कि भाई आप आकर के इस परिस्थिति को संभालिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि आर्मी के पास जो सबसे छोटा इशूड वेपन जो जवान के हाथ में होता है वो असॉल्ट राइफल होती है, चाहे वो AK-47 हो या कोई और हो। तो अगर उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर क्रिएट होगा तो हम अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए आर्मी ने वहां पे साफ मना कर दिया। और तीसरी बात, बालेन शाह की जो आपने बात की है, देखिए बालेन शाह को अगर डिमांड किया जा रहा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो देखिए ये बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बालेन शाह खुद एक मधेशी हैं और मधेशी वर्सेस नेपाल, जो पहाड़ी वहां पे नेपाल की जो राजनीति है वो आपको, हमको सबको पता है। हमेशा मधेशी ये कंप्लेन करते रहे कि उनको साइडलाइन किया गया है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। और अगर आज नेपाल में ये मांग उठती है कि एक मधेशी को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर वो नॉमिनेट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आप देखिए जो इस तरह की हिंसा हुई कि प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाया गया या डीएसपी को मारा गया, ये सारी की सारी चीजें कंडेमनेबल है। इस तरह की हिंसा को और इस बर्बरता को समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और भारत में तो देखिए मैं आपको बता दूं 2024 का जो इलेक्शन था और जो भारत में शाहीन बाग से जो प्रपंच शुरू हुआ है, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद अलग अलग ये सारे के सारे प्रपंच किए ही इसीलिए गए कि भारत में भी इस तरह का हो। लेकिन हमको भारत की सरकार और जो हमारी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए कि वो इन जो इस तरह की जो साजिशें हैं उनको समझते हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपने कदम उठाते हैं। वरना जो आप आज नेपाल और बांग्लादेश में देख रहे हैं उससे कहीं बुरी हालत भारत में हो। और दुर्भाग्य ये कि भारत में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो खुद अराजकतावादी हैं। तो अगर आपके यहाँ ऑपोजिशन लीडर से अराजकतावादी हो जाएं और इस तरह के आंदोलन में, आपको पता है ना कि किसान आंदोलन में कौन पिज्जा खिला रहा था, कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, कौन मसाज की कुर्सियां लगवा रहा था, कौन शाहीन बाग में जो है बिरयानियां पहुंचा रहा था। जो तस्वीरें आज आई, एक तस्वीर जो आई है जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों की पिस्टल्स, उनकी गन्स लूट ली और उसके बाद उनको लहरा रहे हैं। अब ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। हमने इसी तरह की तस्वीरें, जीडी बख्शी सर को स्क्रीन पे ले लीजिए जरा, हमने इसी तरह की तस्वीरें बांग्लादेश में देखी थी। अब जिस तरह से सरकार ने होल्ड गवा दिया सर इस यहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर भी और लोगों पर, ये कैसे होता है सर? आप जरा हमारे लोगों को बताइए, क्योंकि जनता का ये आक्रोश है या फिर इनके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इन्हें आगे करती है? क्योंकि एकदम से अलग अलग शहरों में इस तरह की हिंसा फूट पड़े और वो ऐसी हो कि वो संसद भवन भी जला दे, पीएम आवास भी जला दे। मैं बार बार कह रही हूं चीन का यहां निवेश है, लेकिन अगर यहां पर सरकार अस्थिर होती है तो फायदा किसको होगा सर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं ना कि अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक करप्शन रिडन सरकार हो जिससे लोग परेशान हो गए हों, व्यापक गुस्सा है, तो उसको फिर बाहर की एजेंसियां पूरा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? और फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर हम रोते रहे, हाथ मलते रहे कि कौन हुआ, कैसे हुआ, 2 दिन में कैसे हुआ। 2 दिन में नहीं हुआ साहब, पिछले 10 सालों से चला आ रहा है, 15 साल हो गए तकरीबन। एक ऐसा सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया जहां डेमोक्रेसी काम करती है जब ऑपोजिशन होती है, ठीक है? प्रेस होती है, जुडिशरी होती है। कह रहे हैं जुडिशरी पैसे खा रही है, पॉलिटिशियंस पैसे खा रहे हैं, ऑपोजिशन कोएलिशन बना के बैठ गई है, ऑपोजिशन है ही नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, फिर भी कम्युनिस्टों को आगे किया।
क्यों किया साहब? हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, हमको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारतवर्ष की सरकार संवेदनशील सरकार है। Yes. भारतवर्ष की सरकार अपने लोगों के लिए खूब मेहनत कर रही है, खूब काम कर रही है। हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो थर्ड लार्जेस्ट बनने जा रही है, फोर्थ लार्जेस्ट पे आ गई। कहाँ 16वीं थी, 10वीं पे आई और फिर आज जो है चौथी पे है और तीसरी की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल। हम अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, भारत अग्रसर हो रहा है। लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है। ठीक है, ये तब प्रॉब्लम आती है जबकि ओली और उसके सारे चट्टे कत्थे चोरी डकैती पे आ जाएं, पैसे कमाने पे आ जाएं। ठीक है, जैसे हमारी पहले की कुछ सरकारें थी। ठीक है, और वहां भी उस वक्त भी बड़ी करप्शन थी, बोफोर कांड, ये कांड, वो कांड, हर दूसरे दिन कांड होता रहता था। जी। कोई कांड आपने देखा है अभी? कोई कांड शांड कुछ नहीं हुआ। तो हमको ज्यादा घबरा जाने की जरूरत नहीं है कि साहब वो हर जगह कर सकते हैं। वो करेंगे जहां पे मौका दिया जाता है, जहां पे हम तब से क्या कहते हैं आगाह कर रहे थे कि साहब थोड़ा जरा यहाँ देख लीजिए। ठीक। यहाँ पे बहुत जो है बेइंसाफी। सर मैं एक बार, जैसे आवाम आपने के साथ कहा, बेइंसाफी। आप जैसा बता रहे हैं, यहाँ पर भारत की एक सीमा भी लगती है। मैं एक बार जरा जल्दी से एक बार अनंत जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या भारत के लिए कोई चिंता की बात है? जैसा जीडी बख्शी सर भी कह रहे हैं, इंडो नेपाल सीमा बंद कर दी गई है, नेपाल में बवाल को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये पूरा जो एक एरिया है, ये इलाका है, ये इस वक्त संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि नेपाल से बॉर्डर लगा है। अनंत जी देखिए, चिंता की बात मतलब गंभीर चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो दूसरे पड़ोसी को चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो आग बुझाने का प्रयास करता है और आग बुझाने के प्रयास में कई बार हाथ होम होते हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहराइच के बॉर्डर को, रक्सौल के बॉर्डर को, इन सब पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, मुझे लगता है कि भारत को बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। लेकिन भारत का भावनात्मक संबंध रहा है नेपाल के साथ, और इस भावनात्मक संबंध के नाते भारत के लोगों को तकलीफ अवश्य है कि नेपाल आज जल रहा है। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र था, इकलौता भारत, इकलौता नेपाल हिंदू राष्ट्र था, जिसको बाद में कम्युनिस्टों ने मिलकर, और ये देखिए तब से ही ये सारी समस्याएं भी शुरू हुई है। आनंद जी, ये समस्याएं भी नेपाल की जड़ में तभी से आई हैं जब से ये यहाँ पर हिंदू राष्ट्र समाप्त कर दिया। और वहां पर आपने बिल्कुल सही कहा, इकलौता हिंदू राष्ट्र था और वो समाप्त किया गया। उसके बाद वहां पर राजशाही किस तरह से गई है और उसके बाद सरकारें आती गई लेकिन टिक नहीं पाई हैं। अब ये नेपाल की तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाती हूँ, लेकिन बस इसी उम्मीद के साथ कि वहां पर जो तनाव है वो जल्द से जल्द खत्म हो। ये नेपाल के लोगों के लिए है और जाहिर तौर पर हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत जुड़ने के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH